नमस्कार दोस्तों। आज का केस बहुत ही लैंडमार्क और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है पूरी की पूरी सीरीज़ का। स्पेशली अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर सेक्शन की, वो है 14(1)E, जो बात करता है लैंडलॉर्ड को एक ग्राउंड देता है अपनी प्रॉपर्टी टेनेंट से खाली कराने का बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के ऊपर। जी बिल्कुल, 14(1)E बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। तो इस केस पर आने से पहले मैं आप लोगों को रिवाइज करा देना चाहता हूँ 14(1)E बात करता क्या है बोनाफाइड रिक्वायरमेंट की। अगर मैं लैंडलॉर्ड हूँ, अगर मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस, ध्यान रखिएगा ये शब्द, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर किसी टेनेंट को किराए पर दी है और मुझे अब उस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, चाहे उसमें मैं रहना चाहता हूँ या चाहे मेरी फैमिली रहनी चाहती हो, तो मेरे पास एक ग्राउंड है कि मैं कोर्ट में पिटीशन डाल के अपनी प्रॉपर्टी खाली करा सकता हूँ। ये 14(1)E बोलता है क्लियर। तो इस केस में क्या हुआ, केस का टाइटल था सत्यवती शर्मा थ्रू एलआर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो अपेलेंट है, ये लैंड लेडी मकान मालकिन थी, इनको अपनी प्रॉपर्टी खाली करानी थी। प्रॉपर्टी जो थी ना, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। तो इन्होंने 14(1)E में पिटीशन डाली रेंट कंट्रोलर के पास, जिसमें उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। रेंट कंट्रोलर ने भी डिसमिस कर दिया और अपेलेंट जो ट्रिब्यूनल थी उसने भी डिसमिस कर दिया। ये हाई कोर्ट पहुँच गई। हाई कोर्ट में इन्होंने 14(1)E को ही चैलेंज कर दिया, ये कहते हुए कि ये सेक्शन आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वोलेट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने दो तरह की क्लास बना दी। अगर हम 14(1)E में रेजिडेंशियल पर्पस की बात करते हैं कि मतलब एक रेजिडेंशियल पर्पस वाले लैंडलॉर्ड है, एक नॉन रेजिडेंशियल वाले लैंडलॉर्ड है, तो इन लोगों ने राइट टू इक्वालिटी के नाम पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया है। इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने भी इनकी बात को नहीं माना और हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो राइट टू इक्वालिटी होती है ना, वो इक्वल अमंग द इक्वल होती है, सेम लाइक शुड बी ट्रीटेड विद द लाइक। तो इस केस में हम दो अलग अलग लोगों को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, जो कि गलत है। ये हाई कोर्ट का कहना था। इसको चैलेंज करने के लिए ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सबसे पहले तो जो दिल्ली रेंट कंट्रोल 1958 का आया, उसको अच्छे से एनालाइज किया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था उसको अच्छे से एनालाइज किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, एक एग्जांपल भी दिया कि फॉर एग्जांपल मैं एक लैंडलॉर्ड हूँ, मेरे पास एक दुकान है। अगर मेरी आज डेथ हो जाती है तो मेरी जो वाइफ होगी, अगर उसको इस समय उस दुकान की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उन्होंने वो किराए पे चढ़ा दी। मेरे जो बच्चे थे वो धीरे धीरे बड़े हुए, अब वो उस दुकान में अपना काम वाम करना चाहते हैं, तो वो खाली कराना चाहती है। मगर 14(1)E में जो बात करता है, वो तो बात करता है कि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दी हो, बट यहाँ तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए दी थी। तो क्या मेरी वाइफ को राइट नहीं है वो प्रॉपर्टी खाली कराने का? ऐसे कितने सारे केसेस होते हैं कि भाई ऐसे ही सिनेरियो में अगर एक लैंडलॉर्ड को अभी उस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कमर्शियल प्रॉपर्टी की, उसने रेंट पे दे दी, वो खाली कराना चाहे तो क्या उसको बोनाफाइड रिक्वायरमेंट सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए हो सकती है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं हो सकती? क्या जो दिल्ली रेंट कंट्रोल आया था उसका पर्पस सिर्फ टेनेंट के फेवर में ही था, उसका लैंडलॉर्ड से क्या कोई लिंक नहीं था? इसको जब सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 1995 में जो अमेंडमेंट आया उसमें बाकायदा प्रोविज़न दिया गया था कि ये बोनाफाइड रिक्वायरमेंट दोनों तरह की प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है, कमर्शियल पे भी और रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए भी। बट उस अमेंडमेंट को अब तक एनफोर्समेंट नहीं लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना एक केस में कि हम पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकते, उनको बाउंड नहीं कर सकते कि आप इसमें अमेंडमेंट लेके आए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर माना इस वाले केस से कि हाँ, ये 14(1)E जो है ये वॉयलेशन तो है हमारे आर्टिकल 14 का, क्योंकि ये एक तरफ दो क्लासेस क्रिएट कर रहा है खुद ही, जो एक रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लैंडलॉर्ड है और एक कमर्शियल पर्पज़ वाले लैंडलॉर्ड है। ये हमारे आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से माना। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि बोनाफाइड रिक्वायरमेंट तो लैंडलॉर्ड को अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। तो इस केस में जो लैंड लेडी थी सत्यवती शर्मा थ्रू एलआर्स, इनकी अपील को अलाउ कर दिया गया और ये बोला गया कि सेक्शन 14(1)E सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज़ के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होता, ये कमर्शियल उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है प्रॉपर्टी के लिए, कि अगर कोई प्रॉपर्टी कमर्शियल नेचर की थी और उसको किराए पे दिया गया है, अब लैंडलॉर्ड को बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है तो वो एविक्शन पिटीशन डाल सकता है अंडर 14(1)E में। इस केस से ये निकल के आया। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें बात की गई हो कि प्रॉपर्टी कमर्शियल नेचर की थी, तो क्या 14(1)E में पिटीशन डाल के उसको एविक्शन कराया जा सकता है या नहीं, तो आंसर होगा येस। विद रेस्पेक्ट टू दिस केस आपको ये मेंशन करना पड़ेगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो, केस समझ आया हो तो प्लीज़ थम्स अप देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।